हेलो हेलो। तो बैंगलोर में हम लोग जब वीडियो करते थे, बिल्ड क्वालिटी वाज और सेफ्टी वाज वन ऑफ माय मेन प्रायोरिटी व्हेन टॉकिंग अबाउट कार रिव्यूज और टॉकिंग अबाउट ओवरऑल कार्स। लेकिन अभी सिंस वी मूव टू हिमाचल, यहाँ पे सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी इज वन ऑफ द मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड से। तो आज जो हम गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, ये गाड़ी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है क्योंकि इट नाइदर रैंक्स highest in the safety department nor it has the best amount of features। जो ये गाड़ी चला रहे हैं उनका ओपिनियंस थोड़ा अलग है इस गाड़ी के बारे में। So let's talk about it। So let's hear it from Naman। Hello Naman। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे शुरू करेंगे मनाली का कार रिव्यूज। तो नमन, आप अपने बारे में थोड़ा बोलिए। मेरा नाम नमन शर्मा है। मैं बेसिकली राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ। ये मेरी फर्स्ट कार है। इससे पहले मेरी मतलब मेरी जो फैमिली है उनके पास टाटा टियागो और मेनली एल्टो और नेक्सॉन भी रही है, बट मैंने इससे पहले टियागो और एल्टो दोनों चलाई है, बट ये मेरी फर्स्ट कार है। जब मैंने ये लिया था तब मेरे दिमाग में ये 10 लाख के या अंडर कोई बेस्ट कार का था। सबसे मेन चीज़ तो मैंने मतलब शुरू से आई वॉज नॉट ए वेरी इन मच फेवर ऑफ मारुति कार्स बिकॉज मैं टिपिकल मारुति फैन बॉय नहीं रहा हूँ। बट मैंने जब ये देखा, सबसे पहले जब ये 2023 में लॉन्च हुई थी तो ये और जिमनी दोनों एक साथ लॉन्च हुई थी, और जिमनी टू बी ऑनेस्ट एज एन लुक मुझे कोई खास नहीं लगी थी, बट हाँ इसका मेरे को लुक बहुत अच्छा लगा था। शोरूम वाइज मैं टाटा के शोरूम में गया था, तब मैंने पंच देखी थी, बट पंच मुझे अब ये कह सकते हैं कि लुक्स इज ऑल अबाउट पर्सनल चॉइसेस, बट मुझे पंच का लुक्स कुछ खास नहीं लगा था। बट ओवरऑल मैंने इस पे जाने का ये डिसाइड किया। मैं यहाँ हिमाचल में करीब 6 से 7 साल से हूँ। पिछले 3 साल से मैं ये कार चला रहा हूँ। मेरा यहाँ पे एक होम स्टे है, इसके अलावा मेरी कैंपिंग साइट है, और इस कार के साथ मैंने हर जो चीज कर सकते हैं वो मैं उस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आपने पहले टाटा ट्राई किया, टाटा पंच। जी। तो एज यू नो, टाटा के बारे में लोग बोलते हैं कि टाटा बिल्ट लाइक अ टैंक, इतना सेफ्टी। तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें था जो मेन प्रायोरिटी थे गाड़ी खरीदने से पहले? आप तो तब मैरिड भी नहीं थे, अभी मैरिड है। सो उस टाइम पे आपका प्रायोरिटीज क्या थे गाड़ी खरीदने के टाइम? प्रायोरिटी सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की थी वो एल्टो से की थी। तो एल्टो में मैंने एक चीज देखी थी जो मैंने अपने पर्सनल चॉइस से देखा कि गियर शिफ्टिंग जो पैटर्न है वो मारुति का थोड़ा स्मूथ होता है। इसके बाद जैसे मैं टाटा पे मूव करता, जैसे मेरे भैया के पास नेक्सॉन थी, मैंने सब कुछ सही देखा, लेकिन मेरे भैया के ही फीडबैक होते थे कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत बड़ा है इशू रहता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं। इसके अलावा उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस भी है वो काफ़ी कॉस्टली है। एवरेज ऑब्वियस सी बात है, माइलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और ओवरऑल मैंने जो एक चीज़ देखी, एक सिंपल क्या बोलते हैं मशीन जो अपना काम सॉल्व करे, वो मेरा दिमाग में था। मैंने 2 या 3 कार ट्राई की। एक चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी कि टाटा के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सेल्सी थे, बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे। अच्छा। जब मैं उनसे जाके बहुत सारी चीजों के बारे में टेक्निकल क्वेश्चंस भी कर रहा था, मेरा फर्स्ट चॉइस तो ईवी था, बट उस टाइम में ईवी में भी इतनी अच्छी रेंजेस थी नहीं, बहुत ज्यादा ओवर हाइप था। तो टाटा खुद मतलब वहाँ अब ये शोरूम वाइज अलग एक्सपीरियंस होता है, बट मैंने 2 शोरूम ट्राई किए और वहाँ अपने आप को बेटर दिखाने के चक्कर में वो बाकी ब्रांड को काफी खराब बोल रहे थे। वो मुझे काफी ठीक नहीं लगा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। इवन जैसे Hyundai है, उसका भी अपना एक सेगमेंट है, भले ही चाहे उनके पास 3 स्टार 4 स्टार से ज्यादा कार नहीं हो, बट ये एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर था फ्रॉन्क्स पे जाने का। सो आई मीन उस बात में मैं एग्री करता हूँ। जैसे कि मैंने भी अपना कार ड्राइविंग शुरू किया था ऑल्टो के साथ। ऑल्टो 2 साल चलाया था, 22,000 किलोमीटर चलाया था। सर्विस के लिए घर आते थे, घर से लेके जाते थे, घर वापस छोड़ के जाते थे। नो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से। सर्विस कॉस्ट आता था 4,500 5,000 रुपए, आराम से 20 18 19 20 का माइलेज दे देता था बैंगलोर के ट्रैफिक में। तो या आई गेट इट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। अभी फ्रॉन्क्स के बारे में, फ्रॉन्क्स इज वेरी अनयूजुअल कार फॉर हिमाचल काइंड ऑफ एरियाज, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं जिमनी चलती है भाई। बाय द वे जिमनी इज लाइक
द स्टेट व्हीकल ऑफ हिमाचल। यहाँ पे हर चीज जिम्नी होता है, ना थार चलती है ना कोई दूसरा गाड़ी चलता है, जिम्नी और जिप्सी चलता है दोनों। तो आपका गाड़ी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है ना जी। तो यहाँ पे आप एक होम स्टे भी चलाते हैं, वो भी बहुत ऊपर है जिस्पा में, एंड दैट प्लेस रिक्वायर्स 4x4 एंड ऑल्सो वो रोड बहुत खराब होता है, कभी कभी लैंडस्लाइड्स वगैरह होता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सो फार इन हिमाचल? आप 5 साल से इधर यहाँ पे हैं, आप हिल डाउन हिल हर चीज में। जी जी बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने जिम्नी का बताया, बट जिम्नी के जो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर कह सकते हो, शी इज आल्सो ए क्वीन ऑफ हिमाचल। करेक्ट। एल्टो वो है, तो ऑल्टो है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। तो एक चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने नोटिस की है, वो ये कि यहाँ पे सेफ्टी और बाकी चीजों से ज्यादा रिलायबिलिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। क्योंकि अगर इसकी भी मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूं तो इसकी अभी मेरे को ये 41,000 के आसपास चलाया हुआ है, और इसकी अभी जो लास्ट सर्विस गई है उसमें भी कुछ मेजर चेंजेस थे, इसलिए वो 11,000 तक गई है। अदरवाइज मैंने इससे 5 या 6,000 से ज्यादा का भी पे नहीं किया है। तो सर्विस कॉस्ट, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, और सबसे एक चीज, जब मैं ये गाड़ी चलाता था तब मैंने आपको बताया कि मैं हर बार इसको सॉरी बोलता था, क्योंकि मैंने जिस तरह से ये यूज करने लायक नहीं है वैसे यूज किया। मैं इसके साथ स्पीति, चंद्रताल, ले 2 बार गया हूँ। और एक चीज मैंने देखी है कि जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां गिव अप कर देती है, अब वो ये ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है कि वो हाफ क्लच में पहले दूसरे गियर में चला रहे हैं, बट जहाँ पे उनके इंजन बंद हो जाते हैं, ज्यादा हीटअप कर जाते हैं, वहां पे मैं चंद्रताल सेम डे आया हूँ। तो एक चीज मैंने सबसे ज्यादा नोटिस की कि ये एक ऐसी कार है इसमें अगर आप खुद बैठोगे, अपनी फैमिली वालों को बैठाओगे, तो अभी तक पिछले लास्ट 3 साल तक इसने मेरे को कभी भी मतलब ऐसा रोड पे खड़ा नहीं किया है किसी भी प्रॉब्लम को लेके। स्पेशली ये कार जब मुझे लगता है कि यहाँ के माहौल के लिए नहीं है, और मैंने इसको यूज किया, और इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ। प्लस इसका साइज इतना ज्यादा भी नहीं है। अभी नीचे एक पुल है 15 माइल का, वहां से भी निकल जाती है, तो एक क्रेटा से थोड़ी सी साइज में छोटी है। तो ये मतलब चाहे वो आप कितना भी आपका नैरो रोड है, वहां से साइड वगैरह देने में भी आसान रहती है। मेन चीज रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा मतलब कंसर्न था, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि इसने मुझको बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। दैट्स ट्रू। यहाँ पे एक चीज आपने एक बात कही इन्होंने, जैसे कि हम लोग बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप करते हैं सेफ्टी 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 सेफ्टी। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो रिलायबिलिटी है दैट्स फार मोर इम्पोर्टेंट देन सेफ्टी। ऑफ कोर्स सेफ्टी, आप अगर ऑल्टो इतनी सारी चल रही है इस रोड पे, दैट मीन्स ऑल्टो तो यहाँ पे कोई 5 स्टार लेके नहीं रखा है। ऑल्टो को लॉर्ड ऑल्टो कहा क्यों जाता है? कभी बंद नहीं पड़ती, कहीं रुकती नहीं, सेम डीएनए है, सेम जापानीज चीज है, and reliability is far more important for a lot of people here compared to safety. यहाँ पे सोचते हैं लोग कितना देर चलेगी और कितना देर ना रुक के चलेगी, है ना? तो yeah, that makes sense, that totally makes sense. Perspective different है कि reliability is far more important than safety. बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात माइलेज की भी की जाए तो अभी तक इसका मेरा रियलिस्टिक माइलेज 17 to 19 के आसपास ये निकला है। और इवन एट माउंटेन्स, मैं जैसे मेरा कैंपिंग को लेके बहुत ज्यादा आना जाना होता है, तो उसमें भी मैं 16 तक का माइलेज मैं इससे निकाल पाया हूँ। कोई भी कार है वो सेफ जब भी तक है जब आप उसके सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हो। आप सेफेस्ट कार को भी अगर आप विदाउट सीट बेल्ट चला रहे हो तो उसका भी एयरबैग काम नहीं करेगा। तो 60, 70, 80 के आसपास चल रहे हो तो मोस्टली। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस कार का एक बार एक्सीडेंट भी हुआ है मोहाली साइड में। इसका एक काफी मेजर एक्सीडेंट चंडीगढ़ में जी। तो ड्राइवर साइड इसका क्लैश हुआ था। इससे रिलेटेड जो फोटोज है वो भी आप देखना। तो उसमें ऐसा हुआ था कि ये जो गाड़ी है इसका ए पिलर मेनली डैमेज हुआ था, बट सामने जो गाड़ी थी वो टियागो थी, और उसका पूरा कूलेंट वगैरह सब फैल गया था, उसका पूरा इंजन खुल गया था। टियागो का जी। तो ये मेरे लिए भी बड़ा, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग था इसलिए तो उस कार को टो करना पड़ा। काफी बड़ा मतलब ये हुआ था। और लेकिन ये कार आराम से 30-40 किलोमीटर जाके और मोहाली पे वहां पे मतलब आई वॉज एबल टू ड्राइव दैट। तो उस फैक्टर में भी मैंने एक चीज नोटिस की कि अगेन वो जो सेफ्टी है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है। करेक्ट। कि आपके किस हालातों में एक्सीडेंट हुआ है, किस तरह से आप गाड़ी चला रहे हो, किस तरह की आपकी जो व्हीकल है उसके अंदर आपका सेफ्टी जो आपका अलाइनमेंट है, उन सब फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है। हाँ, आई मीन दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टेरेन इन इंडिया। यहाँ पे
मैं कुछ फुटेज डाल दूंगा यहाँ पे। कोई उस दिन मैं कुल्लू ड्राइव कर रहा था तो महिंद्रा के जितने भी अपकमिंग व्हीकल्स है, महिंद्रा पिकअप, बोलेरो वगैरह सब, थार नया वाला, जी ये सारे टेस्ट कर रहे हैं, इधर ही टेस्ट कर रहे हैं सब जी लोग। जी सो देयर इज अ रीजन, यहाँ पे इतना टफ टेरेन होने के बाद भी लोग प्राइमरीली कौन कौन से गाड़ियां चलते हैं? जिमनी चलता है, जिप्सी चलता है, ऑल्टो चलता है, और क्या, बस इतना ही, राइट? जी। कभी बोलेरो पिकअप बहुत चलता है यहाँ पे। बोलेरो पिकअप, बोलेरो मतलब कॉमर्शियल्स में बोलेरो पिकअप का बहुत अच्छा है। करेक्ट। तो यहाँ मैंने देखा है 2-3 स्कोडा, फोक्सवैगन भी देखा है, बहुत ज्यादा थार नहीं है, थार रॉक्स वॉक्स में उतना ज्यादा नहीं है। तो ये वाले गाड़ियां इतना यहाँ पे होने का कारण क्या है, जैसे कि ऑलमोस्ट विलेज टाइप के एरियाज है, मनाली से थोड़ा दूर आएंगे तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा चलता है। यहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम बना हुआ है, तो पूरा कम्युनिटी एक एग्रीमेंट में है कि दीज आर द मोस्ट रिलायबल कार्स, तो सब लोग यही वाले गाड़ियां खरीदते हैं एंड दे आर हैप्पी विद इट। एग्जैक्टली। और फिर एज एन जैसे वही वाली चीज है कि हर जो नई कंपनी आती है, जैसे MG है, तो हर कंपनी कुछ नया कर रही है, कुछ ट्राई कर रही है, बट इस तरह के मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे, जैसे जो भी फैक्टर्स आपने बोले जो माउंटेन में इंपॉर्टेंट है, वो सभी फैक्टर को इस तरह से पेनिट्रेट करना। और ऑब्वियसली जब सब कुछ भी पेनिट्रेट करोगे तो दो चीज मारुति की मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी कंपनी पेनिट्रेट कर पाएगी। एक तो माइलेज, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेलेवेंट है, क्योंकि अगर आप इस तरह के माहौल में चल रहे हो तो माइलेज एक कंसर्न नहीं होना चाहिए। बट जैसे आपने बताया कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी गाड़ी 16-17 का माइलेज दे रही है पहाड़ों पे, डाउन हिल अपहिल पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला इससे अफेक्ट होता है। मतलब उसका एक जो चेक मार्क है वो फिल होता है कि हाँ ठीक है, माइलेज ठीक है। दूसरा ये कि आपकी गाड़ी आपको पेन नहीं दे। आपने अगर चाहे 2 लाख खरीद के एल्टो दिया या फिर आपने 20 लाख खरीद के कोई गाड़ी दी है, आपकी गाड़ी ऐसी है, तो मारुति की जो सर्विस रिलायबिलिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मारुति कुछ डिफरेंट कर रही है, ये चीज मैंने देखी, क्योंकि मारुति में यहीं से पिकअप ले जाते हैं गाड़ी और डालते हैं। और क्योंकि मारुति एक सिंपल, दे आर जस्ट डूइंग द बेसिक्स, राइट? या दे बेसिक राइट। उनके जो भी जो इक्विपमेंट्स है, जो भी कंपोनेंट्स है, वो इतने सिंपल है, तो उसको क्लीन करना, और मतलब अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस भी जाती है तो उसको वहां पे कोई भी लोकल मैकेनिक से इजीली है। तो वही चीज है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पे भी खड़ी हो जाओ, इवन आप कुछ ट्यूटोरियल्स देख के खुद भी ठीक कर पाओ, तो वो एक सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है, बट स्टिल दे वांट कि उनकी गाड़ी उनको पेन नहीं दे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप 2 या 3 या 4-5 इसके प्रोज बताओ और इसके कॉन्स बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। Be very honest, this channel is only for regular mango people. Exactly. So pros, I think अब तक मैं जो भी मेनली बात कर रहा था वो एक थोड़ा बायस्ड ही लग रहा होगा, कि क्योंकि अल्टीमेटली इफ आई पेड फॉर इट, तो मैंने उसका पूरा पैसा निकाला भी है। तो जैसे रिलायबिलिटी है, चाहे उस सर्विस कॉस्ट है, या फिर इसका गियर शिफ्टिंग पैटर्न है, या फिर आप जब आप ड्राइव कर रहे हो तो इसका जो इंजन नॉइस है, प्लस जो इसकी मतलब बॉडी है, वो भी मेरे को प्रीवियस मारुति जनरेशन से ज्यादा रोबस्ट लगती है। तो ये सब तो मतलब बेसिकली प्रोज है कि मतलब आपकी गाड़ी चल रही है और आपका काम हो रहा है। लेकिन कॉन्स में मेरे साथ बहुत सारे एक तो मुझे हेयर पिन बैंड्स और मेनली जो कुछ पहाड़ी बैंड्स होते हैं, मतलब इसकी जो हेडलैम्प्स है उसका स्प्रेड मुझे काफी ज्यादा मतलब वाइड नहीं लगता। तो वहां पे मुझे मेनली जो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये एक काफी इंपॉर्टेंट इश्यू, मतलब इसका काफी फोकस्ड है रेदर देन इसका स्प्रेड है। तो आप LED लाइट, हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम। हाँ, तो फॉग लैंप एक ऐसी चीज है कि आफ्टर मार्केट भी नहीं है, इसके हायर मॉडल्स में भी नहीं है। स्पेशली अगर आप SUV इसको एज एन प्रोजेक्ट कर रहे हो मार्केट में, तो वो एक बहुत ही बेसिक चीज है। अगर आप इसको फॉग लैंप आफ्टर मार्केट लगाओगे तो वो जीप जैसे वो जो या टेम्पो जैसे बाहर लगता है, तो वो ठीक नहीं लगता है। तीसरा एक मेरे को इससे कंसर्न है कि इसकी जो रियर सीट है वो थोड़ा सा, मतलब जो लोग बैठते हैं पीछे, तो अगर आप थोड़े से बम्प्स, मतलब मीडियम लेवल बम्प्स में भी जाओगे तो उनका हेडरूम इतना रहता नहीं। इवन 5-5.5 फुट का भी आदमी, उसका भी सर टकराता है। तो ये एक मेजर मतलब ये कंसर्न है। इसके अलावा जैसे मैंने महिंद्रा की कुछ गाड़ियां चलाई है, तो इसका जो मुझे ऐसा लगा कि इसका जो स्टीयरिंग जो रेस्पॉन्स है वो भी थोड़ा बाकी व्हीकल के कंपेयर में वीक है। मैं सिर्फ फ्रॉन्क्स की बात नहीं कर रहा, मुझे लगता है ये चीज तो शायद, क्योंकि ये चीज जिमनी में भी मैंने नोटिस की है। तो अगर आपको
मतलब इसका जो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स है, अगर आपको पूरी काटनी है तो आपको पूरा समझ गया, ये चीज मैंने भी नोटिस किया है, मारुति में थोड़ा सा है। हाँ हाँ। अब जैसे कि स्कोडा का या फिर वॉक्सवैगन का आप कोई भी गाड़ी चलाओगे ना, वो चलाने के बाद आपको लगा अरे यार ये गाड़ी क्या है, क्या तो ये तो पावर स्टीयरिंग ही नहीं लग रहा है ऐसा है। क्योंकि उनका जो स्टीयरिंग है ना इतना प्रिसाइज है, मतलब आप मूव करोगे आपको पता चलेगा कि गाड़ी मूव हो रही है रोड पे, ऐसा फील होता है। एग्जैक्टली। और अगेन जैसे यही इसकी स्पेशलिटी भी और यही इसका नुकसान भी है कि फीचर के नाम पे ज्यादा कुछ है नहीं। इसका जो इंफोटेनमेंट है वो भी बहुत कभी कभी हैंग करता है। अच्छा। इवन बहुत बार आपको मतलब अगर आप आईफोन यूज करते हो तो डिस्कनेक्ट कनेक्ट बार बार करना पड़ता है। ऐसा हो रहा है कि जैसे आप गाने चला रहे हो और एकदम से आपका कोई कॉल आया, कॉल आने के बाद वापस जब आपका म्यूजिक रिज्यूम होगा तो वो ऑलमोस्ट फेड आउट हो जाएगा, फिर आपको वापस ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा। ओ, ये चीज मैंने नहीं सुना था, मारुति में ये चीज होता है? फ्रीज? हाँ, मारुति में ये चीज है। तो मतलब मैंने इसमें बहुत बार नोटिस किया है, इवन इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत अपडेट करवाया है, बट सिंस इट्स नॉट ए बिग डील तो मैं जस्ट चलते चलते कर देता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको कभी सर्विस हिस्ट्री में भी नहीं बताया। एक चीज है, मेरे को ऐसा लगा कि इसमें हाइट एडजस्ट भी नहीं होती है सीट की, तो इस प्राइस सेगमेंट में मुझे लगता है कि हाइट एडजस्टमेंट हो सकती थी, बाकी और कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बाकी ऑल गुड है। ओके, ओवरऑल आपका ग्राउंड क्लियरेंस जो है आई थिंक कितना 180-185 के आसपास है। 185। इज इट सफिशिएंट? ये है सफिशिएंट। चंदेताल में जब मैं गया था तो कुछ बीच बीच में कुछ वाटर बॉडी से पास होना पड़ता है, तो तब मुझे लगा था कि कुछ पत्थर नीचे टकरा रहे हैं। और क्योंकि इसके जो टायर्स है वो मेनली जो स्टॉक टायर्स होते हैं वो एवरेज के लिए आते हैं, तो टायर का जो बाइट है, जो टायर जिस तरह से जो प्रॉपर रोड पे ग्रिप होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो अगर आप थोड़े से भी स्नोवी कंडीशन, मड में या फिर पत्थर में फंसते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि अटकने के। बट ओवरऑल जैसे मेरे साथ ये जब हुआ है तो मैं अपने साथ के को पैसेंजर्स होते हैं उनको थोड़ा विन करके फिर थोड़ा बैक लेके आगे ले लेता हूँ, तो वहां पे कभी ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो 10 लाख पड़ा था आपको? हाँ जी, ये डेल्टा वेरिएंट है। हाँ, ये डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस मैनुअल। और डेल्टा प्लस में बेसिक डिफरेंस ये था कि डेल्टा वेरिएंट में जो हैलोजन लाइट्स आती है और इसमें डीआरएल एलईडी वगैरह आता है। अच्छा, मैनुअल है? हाँ जी, मैनुअल है। अच्छा, तो बेसिक से 2-3 क्वेश्चंस एकदम रैपिड फायर टाइप के। साउंड क्वालिटी कैसा है इसका? बेसिक कंपनी फिटेड ही है ना? हाँ, इसमें मैंने साउंड क्वालिटी में कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं किया है, तो साउंड क्वालिटी मेरे को काफी ठीक लगी। बॉडी रोल मुझे स्पेसिफिकली पहाड़ों में बहुत ही ज्यादा स्पीड पे होता है। करेक्ट। बट हाँ, जैसे अगर आप एक्सप्रेस वे वगैरह पे चल रहे हो तो इस पे मैंने आराम से 120 तक क्रूज किया है, तो वहाँ पे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। सबसे लंबा ट्रैवल कितना किया है? सबसे लंबा ट्रैवल मैंने 1200 km का किया था एक स्ट्रेच में। हाँ, वन स्ट्रेच में। मैं यहाँ से धर्मशाला गया था, धर्मशाला से सीधे मैंने राजस्थान जो गाड़ी लगाई थी, यहाँ से राजस्थान लगभग 800 के आसपास है, तो मेरा 1200 प्लस ही रहा था। बट उसमें भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कार ने मुझे बोला हो कि भाई लेट्स टेक ए ब्रेक। अच्छा। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। एक स्ट्रेच में मैंने इवन घर जाके भी चेक किया, हल्का सा हीट थी बट एवरीथिंग वाज फाइन। कोल्ड में स्टार्ट होना स्नो के एरिया टाइम में? हाँ, इसमें मेरे को अब जाके थर्ड ईयर में प्रॉब्लम आ रही, मे बी बैटरी वाटर का इशू है, बट ऐसा भी हुआ है कि ये एक महीने बर्फ में दबी रही है। अच्छा। और उसके बाद भी मैं आया और वन स्टार्ट में ये स्टार्ट हो गई, तो थैंक्स टू मारुति, क्योंकि ये आती है पेट्रोल में। एंड पेट्रोल। हाँ, एग्जैक्टली। बट एक चीज मैंने नोटिस की है कि मारुति की, जैसे मेरे पास एल्टो भी है, तो उसमें जैसे अगर आप एक महीने छोड़ दोगे तो आपको मूव करानी पड़ेगी। इसमें मेरे को इवन मेरे फैमिली से भी कॉल आते थे कि गाड़ी छोड़ रही है वो, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। एक डेढ़ महीने ये पूरी बर्फ में दबी रही है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट हो गई है। आज आपको 10 लाख रुपए मिल जा रहा है और आपको ऑफर मिल जा रहा है कि आप यू कैन गेट एनी कार टुडे, व्हाट विल यू गेट? डेफिनेटली मेरे को भी नहीं लगता कि 3 साल निकल गए और 3 साल में इसके अलावा मेरे पास कोई बेटर चॉइस है। बट हाँ, स्कोडा की काइलैक आई है, बट अगेन वो एक अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैं बताना भूल गया कि एक क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम व्हीकल मेरे को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मारुति की एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है आफ्टर मतलब बाय सेल्स। तो जो आफ्टर सेल्स है वो काफी ठीक है। मतलब अगर आप मतलब जो इसकी रीसेल वैल्यू है वो रीसेल वैल्यू पे मैं करता रीसेल वैल्यू सबसे। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी भी मैंने इसकी अभी लगाई तो 8 से 8.5 के आसपास स्पिनी मुझे दे रहा है। एंड दैट इज स्पिनी यहाँ पे चलता है?
यहाँ पे नहीं, मैंने वहाँ राजस्थान में ट्राई किया। राजस्थान में? अच्छा तो वहाँ पे सबसे अमेजिंग चीज है, क्योंकि अगर 3 साल में गाड़ी का डेप्रिसिएशन सिर्फ 20% हुआ है तो इट इज एक्सेलेंट, बेटर। एक्सेलेंट। तो इसीलिए तो अगर 10 लाख की रेंज में, क्योंकि होंडा की भी एलिवेट आती है अगर आप कुछ और थोड़ा बजट लगाओ, सब कुछ फैक्टर है, बट मुझे लगता है कि बाकी अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की किन चीजों में वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो अगर सर्विस कॉस्ट और अगर माइलेज पे अगर आप सेक्रीफाइस करोगे, और मुझे लगता है कि होंडा के यहाँ पे इतने ज्यादा सर्विस सेंटर्स भी नहीं है, तो इन सब चीजों को अगर करोगे तो मुझे लगता है कि होंडा की एलिवेट स्टिल बेस्ट चॉइस या दैट बजट। बट अगर मैं अपना बजट 2 या 3 लाख बनाना चाहूंगा और अगर मुझे इससे अपग्रेड करना है, मैं इसको अपग्रेड नहीं कहूंगा बट एक डिफरेंट सेगमेंट जाना है, तो जो मैं जिमनी पे ज्यादा जाना चाहूंगा, जो यूजुअली यहाँ की द सेफेस्ट बेट। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे मुझे बहुत हैवी इंक्लाइन करना पड़ता है, वहाँ पे मुझे इसको फर्स्ट और सेकंड गियर में ले जाना पड़ता है। बाय द वे, ये नमन इतना कुछ बोल रहे जो इंक्लाइन करना या चंद्रताल जाना ये सब, क्योंकि नमन का होम स्टे है वहाँ पे, वो आप अपने कैंपिंग भी करते हैं। आप थोड़ा बोल दीजिए, आपके चैनल के बारे में भी बोल दीजिए। इनका खुद का चैनल है, आप लोग इनके कैंपिंग को ज्वाइन भी कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड। एग्जैक्टली। सो मैं टिपिकली एक नेचर एंथुसियास्ट हूँ और मेरा पर्पस यही रहता है कि यहाँ पे जो भी आए, मतलब वो जिस पर्पस के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी का ट्रैवल का अपना होता है पर्पस, तो वो अपने पर्पस को सेटिस्फाई करे, वो पीस ले, और जिस चीज को वो शहरों में मिस करते हैं, तो उसी तरह का मैंने एक एम्बियंस बनाया। तो यहाँ पे एक होम स्टे है और जिसपा में मेरी एक कैंपिंग साइट है, तो वहाँ पे भी हमने इस तरह के मतलब चीजें ऑर्गेनाइज हम कराते हैं। तो मेन हमारा जो यही है कि इस रीजन की वजह से मेरा बहुत बार जाना होता है। और जब मैंने खुद ने भी सोलो ट्रैवलिंग शुरू की थी, तो मेरे को एक ही मतलब चीज काफी अच्छी लगी थी कि ट्रैवल एक वो बहाना है जहाँ पे आप बहुत सारी स्टोरीज से कनेक्ट करते हो, बहुत सारे लोगों से जुड़ते हो। तो वो चीज मुझे इतनी ज्यादा इंस्पायर करी कि आई शुड गेट दैट वन, और मैं लोगों से जुड़ूं। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ या ऐसा कुछ, बट मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरा चैनल भी है नमन फॉर नेचर, उसमें मैं बहुत सारी नेचर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज, व्लॉगिंग वगैरह डालता रहता हूँ। सो जिमनी इज योर फर्स्ट चॉइस, एलिवेट इज योर सेकंड? या एग्जैक्टली, बट अगर मुझे ओवरऑल एक पैकेज चाहिए अंडर 10, तो मैं फिर से इसमें ही जाना चाहूँगा। इसी में ही जाएंगे? या एग्जैक्टली। Anything you want to share about the overall automobile industry in Manali? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे मतलब कार को भी मतलब इस पे एक पहाड़ के सेगमेंट पे बहुत सारे मतलब ब्रांड्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। डेफिनेटली कार मेकर्स, स्पेशली इंडियन कार मेकर्स, ऐसे व्हीकल बना रहे हैं जो हर टेरेन में चल पाए। और आजकल इंडिया में मोस्ट ऑफ जो भी कार सेल हो रही है उसमें 60-70% SUVs ही है। बट मारुति के अलावा मुझे लग नहीं रहा कि कोई पहाड़ों की प्रैक्टिकलिटी को उतना समझ पा रहा है। लाइक ऑफ कोर्स थार इज ऑल्सो ग्रेट व्हीकल, बट अभी मुझे मतलब ये भी पता लगा है कि महिंद्रा एनविजन करके या एक छोटा लेके आ रहा है, दैट माइट जो जिमनी को डायरेक्ट कम्पीट करे। तो अगर इस सेगमेंट पे और थोड़ा एक्सप्लोर हो तो इट इज मच बेटर, क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ के लोगों के लिए वापस घूम फिर के एल्टो एक ऑप्शन बचता है। क्योंकि एल्टो इज समथिंग जहाँ पे 2 लोग धक्का दे के निकाल सकते हैं, उसका बॉडी वेट रेशियो है, और मतलब ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोकल कम्युनिटी भी आपस में सपोर्ट कर लेती है। तो दिस इज समथिंग, अगर ऑटो मैन्युफैक्चरर इस डायरेक्शन में भी काम करे कि सेगमेंट स्पेसिफिक व्हीकल बनाए, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, तो इट्स मच बेटर। आई थिंक महिंद्रा इज ट्राइंग, आई थिंक मारुति हैज अंडरस्टूड इट। बचा रहा बाकी की कंपनीज को, मतलब जीप मुझे दिखता नहीं है, MG दिखा नहीं, रेनॉल्ट निसान तो मतलब मैं भूल ही गया कि ऐसा ब्रांड भी था कहीं पे। यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है। सो आई थिंक या दोज ब्रांड should give it a try. That's a lot of information. Thank you so much. इतना डिटेल्स में बोलने के लिए गाड़ी के बारे में. I will talk to you later again. Yeah, sure. Thank you so much.